अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली हैदर है और मैं सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हूँ। सीएसएस और पीएमएस की इंग्लिश के दोनों पेपर की मैं तैयारी करवा रहा हूँ बेटा। ये मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है और इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं आपके साथ जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं मुख्तलिफ न्यूज़पेपर्स के, लाइक जंग हो गया जी, द नेशन हो गया। सो इस तरह के जो इम्पोर्टेंट, एक्सप्रेस ट्राइब्यून है, इनके जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनकी समरी मैं आपके साथ शेयर करूंगा डेली। और इसके साथ साथ जी जो ग्रामर के रिलेटेड इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, जिस तरह पीरियोडिक सेंटेंस है, क्यूमुलेटिव सेंटेंस है, जो आपके सिंटेक्स को इम्प्रूव करते हैं, एक्सप्रेशन को इम्प्रूव करते हैं। तो उसकी मैं आपके साथ लेक्चर्स लेके आऊँगा। और इसके साथ-साथ जी करंट अफेयर्स के ऊपर वीडियोस आपको मिलेंगी। ओपिनियन के ऊपर कि किस तरह से आप एक प्रूडेंट ओपिनियन अपनी जनरेट करेंगे, उसके ऊपर आपको वीडियोस मिलेंगी। फिर जो रिकमेंडेड बुक्स हैं एफपीएससी की तरफ से उनको समराइज़ किया जाएगा। नो डाउट आपको और भी चैनल्स हैं जो समराइज़ करते हैं बुक्स को, लेकिन इस चैनल के ऊपर आपको एक डिफरेंट वे में यही सब चीज़ें मिलेंगी जी। हम जो बुक बुक की समरी है वो भी इस तरह से आपके सामने लेके आएँगे कि चैप्टर्स के अंदर भी जो डिवीज़न होती है, ठीक है? हम उनके अकॉर्डिंग आपको बुक की समरी प्रोवाइड करेंगे जी, ठीक है? और वो भी उसकी डिफरेंट एपिसोड्स होंगी, जो कि आप प्लेलिस्ट उनकी चेक कर सकते हैं। इन सब की अलग-अलग से प्लेलिस्ट होंगी। फिर इसके साथ-साथ प्रेसी के ऊपर जी आपको लेक्चर्स मिलेंगे, एसे के ऊपर आपको लेक्चर्स मिलेंगे, उनकी टाइप्स के कौन-कौन से थीम्स इम्पोर्टेंट है, उनके ऊपर आपको लेक्चर्स मिलेंगे जी, ठीक है? और हम स्टार्ट करते हैं। और बेटा इसके साथ-साथ आपने किस तरह से आइडिया को एक्सट्रैक्ट करना है न्यूज़पेपर से और बुक्स से, जो रिकमेंडेड बुक्स हैं। उसके रिलेटेड भी मैं आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करूँगा, उसके रिलेटेड भी आपको वीडियोज़ मिलेंगी। फिर आपने अपनी वोकैब को कैसे एनहांस करना है, उसको बिल्ड कैसे करना है, उसके रिलेटेड भी आपको वीडियोज़ मिलेंगी इंशाल्लाह। सो आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट आर्टिकल है, जो एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है हमारा, हम उससे स्टार्ट करेंगे जी, हमारे फर्स्ट आर्टिकल से, ठीक है? और अगर आपको ये जो वीडियोस हैं हमारी और ये इनिशिएटिव अगर आपको यूज़फुल लगे जी, ठीक है, आपके लिए बेनिफिशियल हो, तो प्लीज़ इसको शेयर लाज़मी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हम स्टार्ट करते हैं जी। हमारा जो आज का आर्टिकल है वो है जी द जजमेंट एंड आफ्टर। ये हमारा आज का आर्टिकल है जी। और डेफिनेटली राइटर को आप सब जानते होंगे, जाहिद हुसैन। और ये डॉन का हमारा आर्टिकल है, ठीक है? सबसे पहले मैं आपको थोड़ा-सा इसके बारे में बता दूँ कि इसमें ओवरऑल इस आर्टिकल में बात क्या हुई है, ठीक है? एक ब्रीफ वे में मैं आपको बता देता हूँ जी। इसमें डेफिनेटली जो रिसेंटली पीटीआई के अगेंस्ट एक डिसीजन आया है, उनके सिंबल्स के अगेंस्ट, कि उनको स्ट्रिप डाउन कर दिया गया है उनके सिंबल को। तो राइटर जो है उसके रिलेटेड बात करता है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन के रिलेटेड बात करता है जिसमें। और फर्दर वो बात करता है कि किस तरह से जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं वो पॉलिटिक्स के अंदर इंटरफेरेंस कर रहे हैं, जो कि उनकी डोमेन ही नहीं है, और इनके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। राइटर इसके ऊपर बात करता है जी, ठीक है? और मैं इसको स्टार्ट करूंगा एंड आई विल ट्राई कि मैं इसको एक शॉर्ट टाइम के अंदर जो इसका मेन इसका जी एक आइडिया है वो मैं आप तक कन्वे कर पाऊँ। बट इससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि मैं यहाँ पे आपको एक्सप्रेशन नहीं सिखाने वाला, ठीक है? एक्सप्रेशन की वीडियोज़ आपको अलग से मिलेंगी जी। यहाँ पे मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ इस इम्पोर्टेंट आर्टिकल की समरी आपके साथ डिस्कस करूँगा कि इसमें क्या इम्पोर्टेंट बातें की गई हैं जी। हम स्टार्ट से इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ से जी ये आपका आर्टिकल स्टार्ट होता है। It ranks among those inglorious decisions taken by the court which have been long remembered। यानी कि यहाँ पे वो ये बात करते हैं कि ये जो रिसेंटली डिसीजन हुआ है, जो पीटीए के अगेंस्ट आया और उनको उनके जो सिंबल से डिप्राइव कर दिया गया जी। तो वो कहता है कि ये जो डिसीजन है डेफिनेटली ये अगेंस्ट है डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के, और ये हिस्ट्री में एज अ वर्स्ट डिसीजन याद रखा जाएगा और देर तक याद रखा जाएगा जी। फर्दर
वो इसी चीज को एक्सटेंड करता है। वो बताता है जी कि जो थ्री बेंच यानी कि अब उसको वो थोड़ा सा एक्सपैंड कर रहा है कि 3 मेंबर्स बेंच लेड बाय द चीफ जस्टिस हैज नॉट ओनली डाइवेस्टेड अ पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इट्स इलेक्शन सिंबल, यानी कि वो कहता है कि ना सिर्फ उनको एक पॉलिटिकल पार्टी को उसके इलेक्शन सिंबल से महरूम कर दिया, बल्कि एक उनके फंडामेंटल राइट जो कि हर किसी को ये हक हासिल है कि वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कर सकता है, उससे भी महरूम कर दिया। तो डेफिनेटली ये एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन है अकॉर्डिंग टू द राइटर। ठीक है। फर्दर जी वो इसकी लेजिटिमेसी के ऊपर बात करता है। वो कहता है जी कि जो टॉप जुडिशरी है अ, उसको इस तरह का डिसीजन नहीं देना चाहिए था। ठीक है। अब फर्दर इसकी लेजिटिमेसी के ऊपर बात हो रही है कि देयर इज नॉट इवन अ semblance ऑफ फेयर प्ले एज पॉलिटिकल पार्टीज प्रिपेयर टू गो टू थिंग्स, यानी वो कह रहा है कि जो फेयर एक इलेक्शन है उनकी कोई झलक नजर नहीं आ रही है। ठीक है। और जो एक डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन है, यानी कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बाद दूसरी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का आना, कहते हैं ये जो एक डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन है इसको ऑलरेडी डेंट कर दिया गया। डेंट पता है जी, गाड़ी को डेंट पड़ जाते हैं, यानी कि डैमेज कर दिया गया है जिसको। ठीक है। और पहले से ही ऑलरेडी वो डैमेज थी, बट ये जो डिसीजन था इसने उसको फर्दर डैमेज कर दिया है जी। ठीक है। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिक्स है वो किस तरह से ऑपरेट करती है और एस्टेब्लिशमेंट का क्या रोल है। फर्दर वो इसमें बताता है जी कि जो डिफरेंट इंटेलेक्चुअल्स हैं, प्रूडेंट ओपिनियन रखने वाले लोग हैं, वो इसके बारे में क्या सोचते हैं, जिसमें से वो एक रेफरेंस भी देता है कि रीमा उमर एक लीडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर हैं। तो उन्होंने कहा जी कि ये एक अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के अगेंस्ट जाके ये फैसला दिया गया है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट देखिए। अब जो इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो ये हैं कि पीटीआई के जो टिकट होल्डर्स हैं उनके लिए ये बहुत डिफिकल्ट हो गया है ये वाला जो इलेक्शन है, वो इन दैट सेंस कि अब उनको डिफरेंट वो कंपेन्स करनी पड़ रही है डिफरेंट सिंबल्स के लिए। किसी को चैनक मिली, किसी को बॉटल मिली, किसी को जूता मिला जी। तो अब हर सिंबल के ऊपर उनको डिफरेंटली एक कंपेन करनी पड़ी है, जो कि बहुत मुश्किल है। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब वो इलेक्ट होके, अगर उनमें से जो कामयाब होते हैं, तो वो इलेक्ट होके जब पार्लियामेंट में जाएंगे तो वहां पे वो इंडिपेंडेंट कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है। ये भी एक डेफिनेटली एक डिसएडवांटेज पोजीशन है पीटीआई की। ठीक है जी। और डेफिनेटली फर्दर अगर आप देखें तो पीटीआई के लोगों के ऊपर जो एक बढ़ता हुआ जो एक क्रैकडाउन है, जिस तरह इलेक्शन करीब आ रहे हैं वो और इनहेंस हो रहा है। ये सब बातें जो राइटर है वो हमें बताता है इसमें। फर्दर जी वो ये भी बताता है कि जो पार्टीज हैं डेफिनेटली उनके अंदर, स्पेशली लाइक पाकिस्तान जैसी कंट्री में, जो पार्टीज के अंदर डेमोक्रेसी है वो नहीं होती जी। चाहे वो पीपी है, चाहे वो जी पीएमएलएन है, डेफिनेटली पीएमएलएन के जो सुप्रीमो लीडर हैं उनके अगेंस्ट खड़ा कोई भी नहीं होता। इसी तरह से पीपल पार्टी में भी उनके अगेंस्ट खड़ा नहीं होता। जिस तरह लास्ट जो पीटीआई के लॉयर भी हैं और उनके सीनियर लीडर भी हैं लतीफ खोसा साहब, उन्होंने भी ये बात की थी, बिकॉज वो फॉर्मर यानी कि वो पहले पीपी में रह चुके हैं। तो उन्होंने भी ये बात की थी कि जो पीपल पार्टी में कोई भी बिलावल भुट्टो और जरदारी साहब के सामने खड़ा नहीं होता। तो यही बात राइटर भी हमें बताता है कि पाकिस्तान में इस बात के ऊपर कि आप एक पार्टी ने जो उनके इलेक्शंस होने थे वो फेयर नहीं करवाए, तो इसलिए उससे उसका जो सिंबल है जो उस पार्टी की नुमाइंदगी करता है पॉपुलेशन में, ठीक है, तो वो उससे महरूम कर दिया जाए। और मिलियंस ऑफ वोटर्स को, इसको भी ना सिर्फ पीटीआई को उसके सिंबल से महरूम किया, बल्कि मिलियंस ऑफ वोटर्स को जो इस पार्टी को वोट करना चाह रही थी उनको भी डिप्राइव कर दिया है। ठीक है। फर्दर आपको पता है कि इसकी वजह से अब पीटीआई को जो रिजर्व सीट्स थी वो भी नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें देखिए जी, वो राइटर हमें फर्दर इसी के अंदर ये चीजें बताता है कि जो आजकल हमारी ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये डेफिनेटली फैमिली की इंटरप्राइजेस बनी हुई हैं। जिस तरह पीएमएलएन है, एएनपी है,
फिर वो इसी के रिलेटेड एक फेयर, वो कहता है जी एक लिविंग एग्जांपल है जो अभी रिसेंटली हुआ कि एएनपी ने भी अपने इलेक्शंस नहीं करवाए थे, बट यहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन था उसने कॉम्बो रोल प्ले किया, कॉम्बो यानी कि डबल स्टैंडर्ड यहाँ पे शो किए। और जी एएनपी को उन्होंने अलाउ किया, उनको पार्टी सिंबल्स भी उनको दिया जी, और उनसे कहा कि आप 30 मई तक, इस साल के 30 मई से पहले पहले तक आप अपने इलेक्शन करवाएंगे जी अपनी पार्टी के। डेफिनेटली ये एक इम्पॉर्टेंट बात होती है। और राइटर इसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायद ईसा की तरफ से जो क्वेश्चन किए गए ड्यूरिंग ये जो सेशन था, ये जो एक केस था इसके ड्यूरिंग, तो उसमें उन्होंने जो बात की कि आपकी पार्टी में डेमोक्रेसी होनी चाहिए, जब आप बात करते हैं ओवरऑल डेमोक्रेसी के बारे में, तो डेफिनेटली वो वैलिड है। बट अगर देखा जाए तो जो रियलिटी है वो यही है कि पाकिस्तान में किसी भी पार्टी के अंदर कोई किसी किस्म की डेमोक्रेसी नहीं पाई जाती, उसमें वन मैन वन रूल चलता है जी। ठीक है। तो राइटर इस चीज को आगे इनहेंस करते हैं और फर्दर जी अ, वो राइटर हम जो जुडिशरी है उसकी लेजिटिमेसी के ऊपर बात करते हैं, और वो बताता है जी कि जिस तरह से पीछे जुडिशरी ने अपना एक रोल प्ले किया अनफॉर्चुनेटली एक रॉन्ग वे में, एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे में, तो इसी तरह से जुडिशरी अब भी ऐसा ही करती आ रही है। लेकिन जब सीजेपी ये काजी फाइज ईसा साहब जो हैं, जब उन्होंने ओवरटेक किया था इस इदारे को, एक कॉन्स्टिट्यूशन इदारे को, तो ये लगता था जी कि वो अ, जो इसके पुराने दाग हैं वो सब धो देंगे, बट उसको वर्स किया है अकॉर्डिंग टू राइटर। सो एंड पे राइटर इसको कंक्लूड करता है और वो ये कहता है कि अभी क्योंकि उनका टेन्योर बाकी है, तो इसलिए हमें ये, क्योंकि हिस्ट्री अभी इनको जज करेगी कि ये किस ये जो ऊंट है ये किस करवट बैठता है जी, कि आया कि ये अपने वो जो पुराने इनके जो दाग हैं, जो इनके ऊपर क्रिटिसिज्म है, वो उसको खत्म कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं अभी, क्योंकि इनका टेन्योर बाकी है जी। इसलिए राइटर अभी होपफुल है इस चीज के बारे में कि हो सकता है कि आगे आने वाले जो टाइम है उसमें सीजेपी एक पॉजिटिव रोल प्ले करे जी, जिसमें डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को बहाल किया जा सके। सो ये थी जी इस पूरे आर्टिकल की समरी थी जी। और मैंने जिस तरह आपको स्टार्ट में बताया था कि मैं अभी आपको सिंटेक्स और एक्सप्रेशन नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ जो इसका मेन आइडिया है, मेन इसकी समरी है जी, वो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप होपफुली जब आप इसको रीड करेंगे तो आपको इजी हो जाएगा इसको अंडरस्टैंड करना भी जी। होपफुली कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी, और अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगे जी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें जी। थैंक यू सो मच।